Hello guys, good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Today I brought a new lecture that is fibroid in uterus. So as we all know that it is a very trending कि यूट्रस में फाइब्रॉइड होना इट्स आज के टाइम पे बहुत नॉर्मल हो चुका है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ऐसा नॉर्मल क्यों हो गया है, ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें आगे ध्यान रखना है जिसकी वजह से वी कैन प्रिवेंट अस बाय दीज टाइप ऑफ फाइब्रॉइड्स. ओके, सो फाइब्रॉइड्स को हम लियोमायोमास भी बोलते हैं. लियो मीन्स स्मूथ, मायो मीन्स मसल एंड मास मतलब ट्यूमर. सो स्मूथ कंबाइन अगर करते हैं तो क्या बनता है, स्मूथ मसल ट्यूमर. सो अब नेम से अगर पता चल रहा है, अगर हम आइडेंटिफाई करें तो यूट्रस के किसी स्मूथ मसल में ये ट्यूमर डेवलप हो सकता है या होता होगा. सो दीज ट्यूमर्स आर नॉट मैलिग्नेंट, बिनाइन होते हैं ये. सो बिनाइन का मतलब ये नहीं कि ये सीरियस नहीं है या सीवियर नहीं है या डेंजरस नहीं है. आपके माइंड में ये होगा मैलिग्नेंट हमेशा डेंजरस होता है, बिनाइन इतना नहीं होता है. बट इन यूट्रस बिनाइन इज ऑल्सो वेरी डेंजरस बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. ये प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ दोनों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इसलिए ये हमारे एज में या हमारे यूट्रस के लिए या हमारे लाइफ के लिए बहुत सीवियर है. ओके, आगे चलने से पहले या कॉजेज देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द एनाटॉमी ऑफ द यूट्रस. उसके बाद हम आगे कॉजेज देखेंगे, डेफिनेशन एंड फिर कॉजेज. ओके, सो जो हमारा यूट्रस है, एज यू कैन सी दैट जो अबव पोर्शन है फर्स्ट इमेज में, जो ऊपर वाला डोम शेप पोर्शन है, दैट इज फंडस ऑफ द यूट्रस. फंडस से दो पाइपलाइन स्ट्रक्चर, जो पाइप टाइप के स्ट्रक्चर्स अटैच्ड हैं, दैट इज फेलोपियन ट्यूब्स ऑफ द यूट्रस. उनके साथ साथ हमारी ओवरीज अटैच होती हैं. उसके बाद जो हमारा इंटरनल पोर्शन आ जाता है जिसमें बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, दैट पोर्शन इज नोन एज कैविटी ऑफ द यूट्रस. कैविटी जहाँ पे एंड होती है और एक छोटी सी नैरो ओपनिंग होती है, दैट नैरो ओपनिंग इज इंटरनल ऑस ऑफ द सर्विक्स. क्योंकि वो ओपनिंग कहाँ पे खुल रही है, सर्विक्स के अंदर, तो हम इंटरनल ऑस ऑफ द सर्विक्स से बोलते हैं. ऑस मीन्स ओपनिंग. वो इंटरनल ऑस जहाँ पर भी एंड हो रही है उसको हम एक्सटर्नल ऑस ऑफ द सर्विक्स बोलते हैं, और बीच का जितना भी पार्ट है वो हो गया हमारा सर्विक्स. जो हमारा लास्ट पोर्शन है, ठीक है, जितना भी हमारा लास्ट पोर्शन बचता है आफ्टर एक्सटर्नल ऑस, दैट विल बी अवर वजाइना. वो पूरा पोर्शन हमारा वजाइना कहलाएगा. नाउ अब देखते हैं कि लिगामेंट्स सपोर्ट कैसे कर रहे हैं. फर्स्ट लिगामेंट देख लीजिए, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स. तो सैक्रल से पता चल रहा है कि सैक्रल पार्ट के साथ ये अटैच होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रखते हैं, यूट्रस की पोजीशन में रहने के लिए स्ट्रॉन्ग रखते हैं. देन कार्डिनल लिगामेंट्स. कार्डिनल लिगामेंट्स लेटरल साइड को अटैच करके रखते हैं और अपनी पोजीशन पे रखते हैं यूट्रस को. देन मीजोमेट्रियम लिगामेंट. सो मीजोमेट्रियम लिगामेंट क्या है, पूरा ब्रॉड लिगामेंट है, वो पूरे यूट्रस को एक साथ अटैच करके रखता है. देन अबव पोर्शन आप देख लेते हैं, राउंड लिगामेंट. राउंड लिगामेंट क्या करता है, ये देखिए ऊपर वाले डोम पोर्शन राउंड है हमारा, उसको सपोर्ट करके रखता है. ओके, सो लेयर्स पे आ जाते हैं. तो हमारे पास 3 कंप्लीट लेयर्स हैं. फर्स्ट है पेरीमेट्रियम, जो कि हमारी यूट्रस की सबसे आउटर वाली लेयर होती है जिनसे लिगामेंट का अटैचमेंट रहता है. उसके बाद हमारी आ जाती है मिडल वाली लेयर, दैट इज मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम जो लेयर होती है वो हमारी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है और स्मूथ मसल से मिलके बनती है. देन एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम जो हमारी इनर लेयर होती है, जो कि शेड होती है एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और इसमें ही फर्टिलाइजेशन होता है एंड इससे ही पूरा प्लासेंटा अटैच होता है. यू ऑल नो दैट. सो मैंने आपको अभी बीच में बोला ना मायोमेट्रियम, स्मूथ मसल, कुछ ऐसे बोला मैंने. तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, लियो मायोमास. लियो मीन्स स्मूथ, मायो मीन्स मसल, मास मीन्स ट्यूमर. मायोमेट्रियम भी स्मूथ मसल से मिलके बनी है, एंड दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ट्यूमर. सिंपल सी चीज़ है, ठीक है. तो यहाँ पे ट्यूमर कहाँ पे डेवलप हो रहा है, मायोमेट्रियम में.
इसलिए मैं एनाटॉमी आपको पढ़ा रही थी। ओके, अब आपको इतना तो क्लियर होगा कि जो भी फाइब्रॉइड डेवलप हो रहे हैं वो हमारे कहाँ पे हो रहे हैं, जो हमारी बीच वाली मिडल वाली लेयर है दैट इज़ मायोमेट्रियम, वहाँ पे हो रहे हैं। और मायोमेट्रियम में ही प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, प्रॉपर ब्लड वेसल्स होके फिर वो एंडोमेट्रियम में जाती हैं, तो जो ट्यूमर्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई भी मिलता होगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक सेल जो है वो बहुत सारे सेल्स में क्या हो गया है, उनके एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं सेल्स के। जैसा कि हम सब जानते हैं ट्यूमर मीन्स व्हाट, कैंसर इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन हो गया सेल्स का। नाउ मूव टू दी डेफिनेशन। सो डेफिनेशन इज यूट्राइन फाइब्रॉइड इज अ लियोमायोमेस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ उसका मीनिंग कि स्मूथ मसल्स में होता है, ठीक है, और ये बिनाइन होते हैं। इंसिडेंस रेट जो है हमारा, देखिए 20% वोमेन एट 30 ईयर्स ऑफ द एज। मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ कि एज फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी डिजीज़ में हो। यहाँ पे एज क्या कॉज कर रहा है, यहाँ पे डिसबैलेंस हो रहा है, क्या चीज़, हमारे हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन कहीं ना कहीं हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि इस एज में अगर फाइब्रॉइड होता है तो मेनली असिम्प्टोमेटिक होता है। असिम्प्टोमेटिक मीन्स जिसके सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। 3% ऐसी वोमेन आ जाती हैं जिनका सिम्टम दिख जाते हैं, किस वजह से दिखते हैं वो देखेंगे आगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि असिम्प्टोमेटिक केस मिलते हैं। देन ब्लैक्स, जो ब्लैक रेस, अगर हम एथनिटी रेस देखें तो ब्लैक पीपल्स के पास ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे हमारे नाइजीरियंस वगैरह हो गए, उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन मोर कॉमन इन नल्ली पैरिस। तो नल्ली पैरिस में इसलिए भी कॉमन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ क्लियर नहीं है कि नल्ली पैरिस में क्यों कॉमन है। मे बी एक एस्टिमेशन या हाइपोथेसिस लगाया गया है, ठीक है, मे बी या मे नॉट बी, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कि नल्ली पैरिस का मतलब क्या होता है, जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं। तो जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं तो उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती होगी हर टाइम, आई मीन टू से हर मंथ। तो उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन लेवल, हमारा ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईस्ट्रोजन लेवल का इसमें क्या लिंक है। मैं आपको बताती हूँ कि ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है। वो जब इंक्रीज होता है तो वो डायरेक्ट सेल्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू हैव टू ग्रो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ग्रो, ठीक है। तो ग्रो करने का मतलब ये नहीं कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, लेकिन ईस्ट्रोजन लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा पहुँचेगी और वो ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स दैट इज़ नोन एज कैंसर, ठीक है। तो हो सकता है नल्ली पैरिस में ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। प्रेगनेंसी में 9 महीने तक क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है। देन देखते हैं इनफर्टिलिटी का क्या रीज़न है। तो इनफर्टिलिटी का रीज़न ये है, इनफर्टिलिटी में इसलिए भी हो सकता है, इसमें बताया हुआ है कि जिनका एक बच्चा है, ठीक है, डैट इज़ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिनका एक बच्चा हो जाता है उसके बाद उनको बेबी नहीं होते हैं, वो जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, ठीक है, डैट इज़ नोन एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ये बता देती हूँ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बाद में क्या कर रही हैं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया लेना ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की पिल्स, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमारा दोनों होता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, इस वजह से हो रहा है। देन एज फैक्टर देख लेते हैं। तो 35 से 45 ईयर्स की वुमेन में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस हमारे एज फैक्टर के साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। तो हेरिडिटी सिंपल सी चीज़ है, हमारे एंसेस्टर्स को, अगर हमारे पूर्वजों को होता आ रहा है तो ये रिपीट हो सकता है। रेस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एथनिटी और रेस, नाइजीरियंस या ब्लैक पीपल के रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं। देन प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, जो हमारा टाइम है, ये टाइम पीरियड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ का,
ठीक है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादा कॉज कर सकता है क्योंकि इनफर्टिलिटी भी हो जाती है और इस टाइम पे मदर एक्टिव होती है हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि इसमें हम क्या ले रहे हैं, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है इस वजह से। देन कॉजेज़ में देख लेते हैं। इडियोपैथिक मीन्स अभी तक ये अनक्लियर है, इसलिए हम लोग सिर्फ एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि मे और मे नॉट भी ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, आपके मदर फादर को हुआ हो, मदर को हुआ हो या उनके मदर को हुआ हो मे बी, तो ये चीज़ रिपीट हो सकती है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक। देन ग्रोथ फैक्टर, एज यू कैन सी दैट इन अ डायग्राम, आप डायग्राम देखिए, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो हमारे हर सेल्स में होते हैं। ग्रोथ फैक्टर, अगर ग्रोथ फैक्टर नहीं होगा तो हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी की नहीं हो पाएगी। तो अगर ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ये ज़्यादा हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, ये कम हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे अगर ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा हो गए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा सेल्स का, जिसकी वजह से उनका मल्टीप्लिकेशन और साइज सब कुछ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो नॉर्मल सेल्स ना रह के एक ट्यूमर का कॉज कर देंगे या एक ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स को जो हमारे एस्ट्रोजन है, इन्हीं ग्रोथ फैक्टर्स को क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि यू हैव टू ग्रो नाउ, आपको बढ़ना होगा, ठीक है। तो जब ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये ग्रोथ फैक्टर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जब ग्रोथ फैक्टर्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो वो ज़्यादा जल्दी से बढ़ेंगे, जिसकी वजह से ट्यूमर कॉज हो सकता है। सेम वही आ गया हॉर्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। घूम फिर के हम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन पे ही आ जा रहे हैं क्योंकि वही मेन कॉज है ट्यूमर्स का। उन्हीं के इंक्रीज होने से, डिसबैलेंस होने से क्या हो रहा है, ट्यूमर कॉज कर रहा है। और हर हमारे कॉजेज कहीं ना कहीं घूम फिर के ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल पे ही खत्म हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी द टाइप्स। सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द फाइब्रॉइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड। इन सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड, ये म्यूकोसल फाइब्रॉइड कहाँ होता है, ये मायोमेट्रियम से चला जाता है एंडोमेट्रियम की साइड में, ना कि एंडोमेट्रियम के अंदर। अगर इसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मे बी ये एंडोमेट्रियल की कैविटी को कवर कर ले। इट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन दी साइज। सो फर्स्ट प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि अगर ये एंडोमेट्रियल की साइड में चला जाता है, एंडोमेट्रियल जो हमारी इनर वाली लेयर है, ठीक है, जो कैविटी के जस्ट एडजेसेंट है, तो सिंपल सी चीज़ है कि कैविटी के साइज़ को या कैविटी के एरिया को कवर कर लेगा तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी और इनफर्टिलिटी के चांसेस हाई हो जाएंगे। सो एज यू कैन सी डैट इन द इमेज कि जो एंडोमेट्रियम के पास जितने भी फाइब्रॉइड हैं, ठीक है, तो वो कैविटी को थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हमारा इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। सो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड इज़ द मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड। सबसे ज़्यादा कॉमन फाइब्रॉइड यही होता है, कॉमनली यही हमको मिलता है ज़्यादातर केसेस में। ये कहाँ होता है, यूट्रस की वॉल के अंदर होता है। देन थर्ड है सबसिरोसल फाइब्रॉइड। सबसिरोसल फाइब्रॉइड इज़ ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस फाइब्रॉइड। वो इसलिए भी क्योंकि एज यू कैन सी डैट कि वो बाहर के साइड शिफ्ट हो रहा है। आई मीन टू से कि वो अपना पैरीमेट्रियम के साइड जो है अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब ये अपने पैरीमेट्रियम के साइड जो है ये साइज़ अपना इंक्रीज़ करता है तो उसकी पूरे चांसेस होते हैं कि ये उससे बाहर निकल जाए, क्रॉस कर जाए पैरीमेट्रियम को, हमारी पैरीमेट्रियम यानी आउटर लेयर ऑफ दी सर्विक्स को यूट्रस को क्रॉस कर जाए और दूसरे ऑर्गन्स में विद द हेल्प ऑफ द ब्लड सप्लाई के थ्रू चला जाए। ये देखिए नेक्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं, ये जो आप नेक्स्ट इमेज देख रहे हैं, ये देखिए इसमें सीवियरिटी दिखाई हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसिरोसा, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, सबसिरोसा में ये जो ट्यूमर है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये ऑलमोस्ट डिटैच होने के कगार पे है। ये इसके कुछ सेल्स क्या होंगे, वो हमारे ब्लड सप्लाई के अंदर जाके किसी भी ऑर्गन को क्या अफेक्ट कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गन्स में भी फाइब्रॉइड क्रिएट कर सकते हैं। देन जो हमारा
म्यूकोसा था, सब म्यूकोसा में जो यूट्राइन फाइब्रॉइड था, आप देख सकते हैं कि इसने पूरी कैविटी को अपना साइज बढ़ा के पूरी कैविटी को क्या किया, कवर अप कर लिया है। तो इनफर्टिलिटी के चांसेस यहाँ पे कितने हो गए, 100% हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। सो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमको मिलेंगे असिम्टोमेटिक, बट जितने भी हमें सिम्टोमेटिक केस मिले हैं उसके बेसिस पे हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। सो फर्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स हमारा मेनोरेजिया, दैट इज़ 30%। मेनोरेजिया मीन्स हैवी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो हैवी ब्लीडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज्ड है। मैंने आपको बताया कि मेन प्रॉब्लम ईस्ट्रोजन की वजह से हो रही है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही की वजह से। तो मेनली ईस्ट्रोजन इंक्रीज़ हो गया है। ईस्ट्रोजन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसने क्या किया, एंडोमेट्रियल की ग्रोथ को बढ़ा दिया। सिंपल सी चीज़ है। उसका फंक्शन भी क्या है कि वो एंडोमेट्रियल की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। सेल्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ना, मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए ग्रोथ फैक्टर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एंडोमेट्रियल की ग्रोथ इंक्रीज़ हो गई, और जितनी भी थिकनेस होगी एंडोमेट्रियम में उतना ही ज़्यादा शेड होने के बाद ब्लड निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैवी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है। देन नेक्स्ट है हमारा मेट्रोरेजिया। सो मेट्रोरेजिया या लिखा हुआ यहाँ पे और इरेगुलर ब्लीडिंग। तो इरेगुलर ब्लीडिंग की वजह से, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि हैवी फ्लो हो रहा है, सेम जैसे कि उसमें हो रहा था, हमारे प्रीवियस वाले में मेनोरेजिया में हो रहा था, ठीक है। इरेगुलर ब्लीडिंग सेम वही प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियम की साइज़ बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो जब शेड हो रही है तो वो एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ निकल रहा है। देन डिसमेनोरिया मीन्स excessive pain during excessive pain during menstruation cycle। तो excessive pain भी हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जितनी थिकनेस बढ़ेगी एंडोमेट्रियम की उतना ही हैवी कॉन्ट्रैक्शन की नीड होगी। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो एंडोमेट्रियम को शेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में। तो अगर थिकनेस बड़ी होगी तो कॉन्ट्रैक्शन को हैवी होना पड़ेगा, तभी वो एंडोमेट्रियम को शेड कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो जितना इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही इंक्रीज इन पेन होगा। देन नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी। सो इनफर्टिलिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे जैसे कि फाइब्रॉइड के टाइप्स हमने पढ़े थे उसमें इनफर्टिलिटी के कैसे कैसे चांसेस इंक्रीज हो रहे थे। देन नेक्स्ट इज पेन इन लोअर एब्डोमेन। सिंपल सी चीज़ है, लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, वो अपना साइज़ इंक्रीज कर रहा है। साइज़ इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल में स्वेलिंग भी आ सकती है, जिसकी वजह से पेन ऑब्वियस है। देन नेक्स्ट है हमारा प्रेशर सिम्टम्स। या प्रेशर सिम्टम्स क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपना साइज़ बढ़ा के रखा हुआ है, उसने एक्स्ट्रा मास है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मास प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे की साइड प्रेशर फील हो रहा है, और कोई भी एक्टिविटी करते टाइम, किसी भी तरह की एक्टिविटी करते टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो लेट्स सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नाउ। तो सिंपल सी चीज़ें, हिस्ट्री कलेक्शन हम हर बार करते हैं, हमेशा करते हैं, इस बार भी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कॉजेज़ में, प्रीवियस हिस्ट्री आती है इसमें, ठीक है, और जेनेटिक्स भी है, हेरिडिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हमें एक बार हिस्ट्री कलेक्शन करना होगा। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू एग्जामिनेशन करने से हमें एब्डोमिनल में क्या पता चलेगा, सिंपल एब्डोमिनल में हमें मास वी कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, हार्डनेस वी कैन आइडेंटिफाई, एंड एक्स्ट्रा शेप वी कैन आइडेंटिफाई अगर वो पेरिटोनियल कैविटी से बाहर हो गया है तो। देन नेक्स्ट इज उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यूएसजी कर सकते हैं। सिंपल एंड इजी मेथड से हम पता कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड से कि क्या साइज़ है, शेप है, लोकेशन है, ये सारी चीज़ें हम ट्यूमर की आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी। देन एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यों करेंगे, बायोप्सी इसलिए करेंगे जिससे कि हमें टाइप ऑफ ट्यूमर पता चल जाए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फाइब्रॉइड ना हो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर निकल आया हो। ये
बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अगर हमें पता नहीं चलेगा तो हम आगे इन डायग्नोस्टिक के बाद हम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, और गलत मैनेजमेंट करने से पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी मीन्स विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटरनल यूट्रस। अंदर की यूट्रस को हम विजुलाइज करेंगे। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, जैसे कि यूट्रस का साइज एंड शेप, फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग्स, कैविटी के अंदर तो नहीं चला गया है, एंड यूट्रस नॉर्मल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ट्यूमर का साइज़ कितना है, या एंडोमेट्रियल की थिकनेस कितनी हो गई है। ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चल जाएंगी। देन हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी मेनली हम करते हैं सेल्पिंगोग्राफी मेनली हम करते हैं विजुलाइजेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का विजुलाइजेशन इसलिए भी करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे हाई चांसेस है इनफर्टिलिटी के। तो अगर वे ही बंद हो जाएगा, रास्ता ही बंद हो जाएगा स्पर्म के जाने का, तो इनफर्टिलिटी तो वैसे भी हो जाएगी। सो इस वजह से हम चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्यूमर जो है हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है उसके वे पे या उसकी ओपनिंग पे आ गया हो। देन लास्ट है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अगर प्रॉपर या क्लियर विजुलाइजेशन चाहिए होता है तो हम एब्डोमिनल कैविटी को थोड़ा सा कट करके, इट्स वेरी मिनिमल डेंजरस प्रोसीजर, एक बहुत कम इन्वेसिव प्रोसीजर है ये, बहुत छोटा सा। इसमें क्या होता है, कट किया जाता है, ओपनिंग की जाती है एब्डोमेन पे, जिसके थ्रू हम विजुलाइज कर सकते हैं इंटरनल ऑर्गन प्रॉपरली। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में एज यू कैन सी डैट कि एक स्कीमेटिक डायग्राम है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमने सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर लिए। आप देखिए इसमें यूट्रस फाइब्रॉइड डायग्नोस्ड हो गया है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने के बाद या तो सिम्टम्स मिलेंगे या तो नहीं। वैसे इस चार्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने असिम्टोमेटिक बताया है, बट मैं आपको बता दूं कि कभी कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम होती है तो भी कोई लेडी आ जाती है दिखवाने के लिए। तो हम अगर कुछ नहीं आता है समझ में तो हम फाइनली क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी वोमेन जिसको कोई सिम्टम नहीं आ रहे थे बट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम हो रही थी, वो दिखाने के लिए आई और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से उसका कहीं ना कहीं कुछ पता चल गया, ठीक है। तो हम लोग और क्लिनिकल सर्विलेंस कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि हमें केस को कंफर्म करना है। अब आ जाते हैं मेन 70% वाली वोमेंस पे जो हमारी सिम्टोमेटिक थी। वो सिम्टोमेटिक वोमेन जैसे ही आती हैं तो हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें देखना है, डैट इज़ प्री मोनोपॉज एंड पोस्ट मोनोपॉज। वो इसलिए है क्योंकि हमें फर्दर फैमिली प्लानिंग करानी होती है। अगर पोस्ट मोनोपॉज है तो सिंपल सी चीज़ है, उसकी फैमिली कंप्लीट होगी, एज भी 40 से अबव होगी, ठीक है। उसको कंसेप्शन नहीं करना है, प्रेगनेंसी अब उसको कंसीव नहीं करना है। ये चीज़ें देखने के बाद हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे। इन्वेस्टिगेशन में वही हम एंडोमेट्रियल सारी चीज़ें जो हम करा रहे थे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में करा लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा जो ट्यूमर का साइज़ है वो कितना बड़ा है। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमें टोटल हिस्टेक्टमी करानी होगी, पूरे यूट्रस को आउट करना होगा। टोटल हिस्टेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ द कंप्लीट यूट्रस, पूरे यूट्रस को आउट कर देंगे। एंड मायोमेट्रेक्टोमी, मायोमेट्रेक्टमी में क्या होता है, ओनली रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, सिर्फ ट्यूमर को ही हम रिमूव करते हैं। बट ये उस कंडीशन में अगर ट्यूमर छोटा है तो हम मायोमेक्टमी करेंगे, और अगर ट्यूमर बड़ा है तो हम हिस्टेक्टमी कर देंगे। तो इन वाली वुमेन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है क्योंकि ना ही हमें उतने यूट्रस की नीड होती है, बस हमें सेफ्टी चाहिए होती है उस लेडी की। तो हम हिस्टेक्टमी ईजिली कर सकते हैं, हमें कोई भी टेंशन नहीं होती। बट प्री मोनोपॉजल वाली जो वुमेन्स होती हैं उसमें हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि उसकी फैमिली कंप्लीट है कि नहीं। फर्स्ट देखिए इसमें विशेस टू रिसीव द फर्टिलिटी, उसको चाहिए फर्टिलिटी, उसको अपनी इनफर्टिलिटी से क्या करना है, रिलीफ पाना है, फर्टिलिटी चाहिए क्योंकि मे बी उसकी फैमिली कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे मेडिकल मैनेजमेंट फेस करने पड़ते हैं, हमें देने पड़ते हैं, जिससे कि हम मेडिकल मैनेजमेंट से ही सब कुछ रिड्यूस कर लें और सर्जरी तक हमें नहीं जाना पड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है NSAIDs, डैट इज़ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग।
रिसर्च के अकॉर्डिंग ये ड्रग्स जो है डायरेक्टली ट्यूमर के साइज़ को रिड्यूस करते हैं, इसी वजह से हम इन ड्रग्स को फॉलो करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सके, तो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे जिससे कि उसको प्रेगनेंसी कंसीव ना हो और हम अपना ट्रीटमेंट आराम से कर सकें। देन नेक्स्ट है लीवोनॉर्जेस्ट्रल रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन सिस्टम। ये एक कह सकते हैं डिवाइस है। डिवाइस हम इंसर्ट करते हैं, कॉपर टी की तरह एक डिवाइस होता है, उसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 से 5 साल तक क्या करता है, प्रेगनेंसी को स्टॉप करके रखता है, कंसीव नहीं करने देता है। बिकॉज ऑफ दी इसका मेन फंक्शन ये है कि इसके पास प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जो कि हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है, हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज के अंदर, उन फॉलिकल्स को प्रोड्यूस होने से रोकता है, या कह सकते हैं डिक्रीज करता है फॉलिकल्स को, जिससे कि प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। सो ये डिवाइस हम तभी इंसर्ट करते हैं जब हमें लगता है कि ट्रीटमेंट अभी इतनी ईजिली नहीं हो पाएगा, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम लंबे समय तक चलाना होता है, तो हम इसको इंसर्ट कर देते हैं जिससे कि हम 3 से 5 साल तक उस वुमेन को रोक सकें। देन नेक्स्ट इज ट्रेनेक्सामिक एसिड। ट्रेनेक्सामिक एसिड एक मेडिसिन है जो कि हैवी ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे बहुत क्या हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, जिससे मदर को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, हैवी ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिसिन देते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ओवरीज के फंक्शन को कम करता है, मतलब फॉलिकल्स को प्रोड्यूस करने में सप्रेस करता है कि वो फॉलिकल्स को प्रोड्यूस ना कर पाए, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव ना हो पाए। यहाँ पे मेन टारगेट एक्चुअली प्रेगनेंसी ना कंसीव करवाना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है प्रेगनेंसी कंसीव कराने से, ना ट्रीटमेंट हो पाएगा और ना ही वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो पाएगी। इसलिए हम इस पे मेन फोकस कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी हम कंसीव ना करा पाए, उनको रोक दें उनको। देन सेलेक्टिव नेक्स्ट आ जाता है सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलर। ये एक प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है कि हम लोग जो है एक टैबलेट देते हैं, यूलिप्रेस्टोल एसीटेट करके एक टैबलेट होती है, जिसका मेन फंक्शन क्या है कि वो प्रोजेस्टेरॉन को स्टॉप करती है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके सिक्रीशन को रोकती है, जिससे कि हमें प्रेगनेंसी के लिए टाइम मिल जाए आगे। और फिर जब ये सारे मैनेजमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता है, हम ट्यूमर को रिड्यूस करने में और उसको ख़त्म करने में, उसको रिलीव करवाने में हम फेल हो जाते हैं, तो हमें लास्ट हमारा बचता है कि हमें सर्जरी फॉलो करनी पड़ती है। डैट सर्जरीज में भी हिस्टेक्टमी और में भी मायोमेक्टमी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। देन नेक्स्ट है हमारा वो वाली वोमेन जिनको अपने यूट्रस को बचा के रखना है कि फैमिली कंप्लीट है कि नहीं है, बट वो नहीं चाहती कि उनकी हिस्टेक्टमी हो या कोई सर्जरी हो। तो हम सारी चीज़ें सेम मैनेजमेंट, जो मेडिकल मैनेजमेंट हमने पहली वाली वुमेन को दिया, सेम मेडिकल मैनेजमेंट हम इन वाली वुमेन को भी देंगे, और लास्ट में वही हो जाएगा जो अगर नहीं हमें फ़ायदा हो रहा है या मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया है, तो हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें एक और आता है हमारे पास, that is uterine artery embolization। सो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में हम क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करके आर्टरी का जो यूट्राइन की तरफ जा रही है उसका ब्लड रिड्यूस करते हैं। इसलिए रिड्यूस करते हैं कि वो ट्यूमर से, मतलब उसको ट्यूमर को ब्लड मिल रहा है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लड सप्लाई रिड्यूस करना पड़ती है, जिससे कि ट्यूमर का साइज़ अपने आप ही कम हो जाए और ट्यूमर अपने आप ही इतना छोटा हो जाए कि हम उसे ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो मेडिकल वो सर्जिकल मैनेजमेंट से हम ईजिली उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। देन थर्ड पेशेंट
जिसको फर्टिलिटी से कोई मतलब नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट सर्जिकल मैनेजमेंट देते हैं। हम उससे रिस्क फैक्टर्स पे नहीं रखते हैं क्योंकि उसकी फैमिली में भी कंप्लीट होगी, इसलिए उसको नहीं नीड होगी। तो हम नहीं सोचते हैं कि हम लोग सालों साल मेडिकल मैनेजमेंट पे बेस्ड रहें या उस पर डिपेंड रहें, उसके बाद हम सीवियरिटी को इंक्रीज़ करें। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम डायरेक्ट सर्जरी कर देते हैं तो अदर ऑर्गन्स, मैंने आपको बताया था कि अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो अगर मेडिकल मैनेजमेंट हम थेरेपी करते रहते हैं, मान लीजिए हमारी फेल हो गई या इफेक्टिव नहीं रही, तो वो अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मदर की डेथ भी हो सकती है, लेडी की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी वुमेन जिनको नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, नहीं कंसीव करनी है, उसको हम डायरेक्टली सर्जिकल मेथड फॉलो कराते हैं और उनकी लाइफ को थ्रेटन होने से बचा लेते हैं। सो नेक्स्ट लास्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो ऐसे फाइब्रॉइड से कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था मेनोरेजिया इट्स हैवी ब्लीडिंग। तो बहुत सारी वुमेन्स ऐसी होती हैं फाइब्रॉइड निकलवाने के बाद भी, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी, जब उनकी डिलीवरी होती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। मेनोरेजिया मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो, नो। मेनोरेजिया मतलब सिंपल एक्सेसिव ब्लीडिंग, वो कभी भी किसी की कहीं से भी हो सकती है। सो ऐसा केसेस देखे गए हैं कि फाइब्रॉइड वाली वुमेन्स जब फर्स्ट बेबी अपना डिलीवर करती हैं तो बहुत सारी ब्लीडिंग होने के और पोस्टमार्टम हैमरेज होने के चांसेस होते हैं, मे बी क्योंकि ऑपरेशन हुआ हो, लाइक दैट। सो नेक्स्ट इज एब्डोमिनल पेन। तो एब्डोमिनल पेन तो उसको स्टार्टिंग से हो रहा था क्योंकि उसका जो है जो ट्यूमर था उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा था एंड अनकंफर्टेबल था, एक्स्ट्रा फ्लैश था, तो इसलिए भी। देन प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है। क्यों प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है, क्योंकि मे बी जब फाइब्रॉइड हुआ हो तो अंदर कैविटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई हो। तो कैविटी डिक्रीज़ होने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कैविटी हमेशा डिक्रीज़ रहेगी, नहीं। तो मे बी ऑपरेशन की वजह से या सर्जरी की वजह से क्या हो गया, उतना एरिया श्रिंक हो गया हो जिसकी वजह से थोड़ा कैविटी में प्रॉब्लम हुई हो। इस वजह से मे बी प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है। लेबर प्रॉब्लम क्यों होगी, लेबर प्रॉब्लम इसलिए भी होगी क्योंकि मे बी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर ना आए, सर्जरी की वजह से कट लग गया है वहाँ पे, तो मे बी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर ना आए। मिसकैरेज हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि मे बी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा हो, एंडोमेट्रियम में कट लगाया गया हो, सर्जिकल इंसिशन दिया गया हो रिमूव करने के लिए ट्यूमर को, तो हो सकता है कि आगे चल के ये प्रॉब्लम हो कि फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो पा रहा है या तो प्लासेंटा अटैच प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स कॉमन हो जाती हैं। दैन इनफर्टिलिटी के तो हाई चांसेस हैं, अगर ट्यूमर बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ गया है, ठीक, तो इनफर्टिलिटी के वैसे भी चांसेस हो जाएंगे, इंसिशन हो जाएगा तो मे बी ना वहाँ पे क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो पाए। देन नेक्स्ट आ जाते हैं एनीमिया। तो एनीमिया हो सकता है, सिंपल सी चीज़ है, ब्लड लॉस के चांसेस इंक्रीज्ड हैं तो एनीमिया के चांसेस भी इंक्रीज हो गए। सिजेरियन सेक्शन, बिकॉज नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में भी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर ना आ पाए फाइब्रॉइड के रिमूवल के बाद, तो हमें सिजेरियन सेक्शन से ही क्या करना पड़ेगा, बेबी की डिलीवरी करानी पड़ेगी। क्योंकि हम सिजेरियन सेक्शन को नॉर्मल नहीं मानते हैं, हम हमेशा नॉर्मल और अच्छी डिलीवरी मानते हैं वजाइनल, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी को ही। एबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, मे बी एबॉर्शन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस आगे चल के हो जाए। जो हमने मेडिकल मैनेजमेंट दिया है, हो सकता है आगे चल के वो क्या कर सकता है कि जितने भी हमारी ओवरीज सप्रेस की गई थी, ओवरीज को भी सप्रेस किया गया था, ये सब क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर फंक्शन ना कर रहे हों और एबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाए। इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करा रहे हैं और प्लस पहले जो इंसिशन किया गया था, तो हो सकता है इन्फेक्शन। डायबिटिक मदर हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कॉमन है। सो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मैनेजमेंट इसका बहुत टफ नहीं है, स्कीमेटिक मैनेजमेंट इज़ वेरी इजी। बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ का क्या मीनिंग है, यू कैन डू बेटर। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपके सब्सक्रिप्शंस
आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी पूछना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए एंड आई लाइक टू आंसर यू। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।